हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसे मानव सभ्यता के सबसे मशहूर और प्रभावशाली वैज्ञानिकों में गिना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 17वीं सदी में विज्ञान और गणित की दुनिया को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा वैज्ञानिक जिससे हम सभी एक बार स्कूल में फिजिक्स क्लास में मिल चुके हैं। आज हम बात करेंगे सर आइजैक न्यूटन की। हेलो दोस्तों, एपिसोड 22 सर आइजैक न्यूटन में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू होती है वुल्सथॉर्प बाय कोल्सटरवर्थ नाम के एक छोटे से कस्बे में। ये इंग्लैंड के मध्य में लिंकनशायर नाम के ज़िले में स्थित है। 25 दिसंबर 1642 को यहाँ वुल्सथॉर्प मैनर में आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। इंग्लैंड में इस समय तक पुराने जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था, तो इसलिए न्यूटन की जन्म तिथि 25 दिसंबर ही लिखी गई। आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और इसके हिसाब से न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को हुआ था। न्यूटन के पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन था और वो एक अमीर किसान थे। न्यूटन के जन्म के 2 या 3 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। न्यूटन की माँ का नाम था हैना आइस्कॉफ। जब न्यूटन 3 साल के थे तो उनकी माँ ने फिर से शादी करने का फैसला किया। उन्होंने रेवरेंड बार्नबस स्मिथ नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली और न्यूटन को उनकी नानी के साथ छोड़कर अपने पति के साथ रहने चली गई। छोटे से न्यूटन ना इस प्रबंध से खुश थे और ना ही अपनी माँ की दूसरी शादी से। अपने सौतेले पिता भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। गुस्सा इतना था कि एक बार उन्होंने अपनी माँ और सौतेले पिता को उनके घर समेत जला देने की धमकी तक दे डाली थी। इसे हम बचपना समझकर नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन असल में ये न्यूटन के असामान्य गुस्से की एक झलक थी, जिसके कई उदाहरण हम आगे चलकर देखेंगे। 12 से 16 साल की उम्र तक न्यूटन पास के ही ग्रैंथम शहर में विलियम क्लार्क नाम के केमिस्ट के साथ रहे और ग्रैंथम के किंग्स स्कूल में पढ़े। 1659 में जब वो 17 साल के थे, उनके सौतेले पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने उन्हें अपनी ज़मीन और खेतों की देखभाल करने के लिए वापस वुल्सथॉर्प बाय कोल्सटरवर्थ बुला लिया। ये बात भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें खेती बाड़ी वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खुशकिस्मती से किंग स्कूल के एक शिक्षक हेनरी स्टोक्स ने न्यूटन की माँ को उन्हें वापस स्कूल भेजने के लिए राज़ी कर लिया। न्यूटन बचपन से ही काफ़ी तेज़ दिमाग थे। कहा जाता है कि उन्हें यंत्रों और मशीनों में दिलचस्पी थी और वो अक्सर आसपास की मशीनों के चित्र और नमूने बनाया करते थे। लेकिन फ़िलहाल किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो आगे चलकर किस तरह दुनिया बदल डालेंगे, शायद उन्हें खुद को भी नहीं। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद जून 1661 में जब न्यूटन करीब 18 साल के थे तो उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला मिल गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है जो कैम्ब्रिज नाम के शहर में स्थित है। ये शहर इंग्लैंड के मध्य पूर्वी इलाके में है, लंदन से करीब 90 किलोमीटर दूर। यहाँ शुरुआती सालों में अपना खर्चा उठाने के लिए उन्हें पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करनी पड़ी। आगे चलकर उन्हें एक स्कॉलरशिप मिल गई जिसने उनके खर्चों में उनकी काफ़ी मदद करी और 1665 में न्यूटन ने अपनी बीए की डिग्री सफलतापूर्वक हासिल कर ली। लेकिन इसके तुरंत बाद ही यूनिवर्सिटी को कुछ सालों के लिए बंद होना पड़ा। दरअसल ब्रिटेन में प्लेग लौट आया था और अगर आपने पॉडकास्ट के पुराने एपिसोड सुने हैं तो आप जानते ही होंगे कि ये कितनी खौफनाक बीमारी है, खास करके उस ज़माने में जब वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। खैर, अगले 2 साल तक यूनिवर्सिटी बंद रही और न्यूटन अपने घर पर रहे। हालांकि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बंद हो गई थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि न्यूटन चुपचाप बैठे रहने वाले थे। वो अपनी खुद की जांच पड़ताल और विश्लेषणों पर काफ़ी तेज़ी से काम करते रहे। आगे चलकर विज्ञान में जो क्रांति आने वाली थी उसकी नींव यहाँ रखी जा रही थी, लेकिन किसी को अभी इस बात की भनक तक नहीं थी। 1667 में जब यूनिवर्सिटी फिर से खुली तो न्यूटन ने कई मुकाम एक के बाद एक बड़ी जल्दी से हासिल करे। पहले उन्हें 1667 में फेलो ऑफ ट्रिनिटी चुना गया। इसके बाद 1668 में
उन्होंने अपनी एमए की डिग्री हासिल करी। फिर 1669 में उन्हें लुकेजियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स की पदवी दी गई और 1672 में उन्हें दुनिया भर में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में भी शामिल कर लिया गया। इन सालों में न्यूटन ने विज्ञान के कई क्षेत्रों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। इनमें शामिल थे दृष्टि विज्ञान यानी ऑप्टिक्स, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, गणित यानी मैथमेटिक्स और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। हर एक चीज़ की बात तो हम नहीं कर पाएंगे, पर इनमें से कुछ को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। 1668 में न्यूटन ने एक नए तरीके के टेलीस्कोप का आविष्कार कर लिया था। जहां अन्य टेलीस्कोप रिफ्रैक्शन और लेंसेज की मदद से काम करते थे, वहां न्यूटन का टेलीस्कोप रिफ्लेक्शन और आइनों के द्वारा काम करता था। वो इसलिए क्योंकि जब आम रोशनी एक लेंस के पार जाती है तो उसके अंदर जो अलग अलग रंगों की रोशनी होती है वो अलग अलग एंगल पर मुड़ने लगती है। इसके कारण एक साफ छवि नहीं बन पाती। लेकिन जब रोशनी शीशे पर रिफ्लेक्ट होती है तो ये नहीं होता। ये एक नायाब और क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने रॉयल सोसाइटी में तहलका मचा दिया। न्यूटन ने रोशनी और उसके संघटक रंगों पर काफ़ी और जांच भी की और इस बात की पुष्टि की कि रंग रोशनी का आंतरिक गुण है और आम रोशनी या वाइट लाइट अलग अलग रंगों की रोशनी के मिश्रण से बनती है। और इसी जांच के परिणाम को प्रस्तुत करने पर उनका पाला एक वैज्ञानिक से पड़ा जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक भी रॉयल सोसाइटी के सदस्य थे और न्यूटन की तरह प्रतिभाशाली थे। वो न्यूटन के काम पर अक्सर सवाल उठाया करते थे। हालांकि ये सवाल जवाब प्राकृतिक रूप से विज्ञान और अनुसंधान संबंधी जीवन का एक हिस्सा है, न्यूटन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसी भी प्रकार की आलोचना उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी और हर आदान प्रदान के बाद दोनों के बीच नफरत पैदा होती ही चली गई। दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने हुक के जीते जी अपनी ऑप्टिक्स की किताब छपने ही नहीं दी। किताब हुक की मृत्यु के बाद ही छप पाई। अगला महत्वपूर्ण विषय जिस पर न्यूटन ने इन सालों में काम किया वो था सौर मंडल में ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का संचलन। इसी जांच ने आगे चल के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज का रास्ता दिखाया। न्यूटन की खोज से पहले स्पष्ट रूप से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की स्थापना नहीं हुई थी। ये समस्या न्यूटन ने हल कर दी। आपने वो न्यूटन की सेब वाली कहानी तो सुनी होगी कि वो बगीचे में बैठे थे, उनके सर पे एक सेब गिरा और उन्हें एकदम से गुरुत्वाकर्षण का ख्याल आ गया। अफसोस इस कहानी के सत्य होने का कोई प्रमाण नहीं है, पर हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन गुरुत्वाकर्षण को लेकर न्यूटन से जुड़ी एक और अनोखी कहानी है ज़रूर। 1684 में एडमंड हैली और कुछ अन्य वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों की परिक्रमा पर चर्चा कर रहे थे। वो जानना चाह रहे थे कि अगर गुरुत्वाकर्षण का इनवर्स स्क्वायर लॉ सही है तो सूर्य के इर्द गिर्द ग्रहों की परिक्रमा का आकार क्या होना चाहिए था और क्यों। विशेष रूप से वो एक गणितीय प्रमाण ढूंढना चाह रहे थे। गुरुत्वाकर्षण का इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है ये शायद आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। जिन्हें याद नहीं उनके लिए आसान शब्दों में ये सिद्धांत कहता है कि दो चीज़ों के बीच की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनके मास के बढ़ने से बढ़ जाती है और उनके बीच की दूरी बढ़ने पर घट जाती है। स्पष्ट शब्दों में अंग्रेजी में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। वो इस सवाल का हल निकाल नहीं पा रहे थे और हैली का मानना था कि न्यूटन इस मामले में मदद कर सकते थे। हैली ने न्यूटन से मिलकर उनसे सवाल पूछा। उन्होंने सोचा था कि न्यूटन चाहे जितने भी बड़े धुरंधर हों, पर उन्हें भी कुछ समय तो लगेगा ही जवाब ढूंढने में। सवाल इतना भी आसान नहीं था। लेकिन वो बिल्कुल दंग रह गए क्योंकि न्यूटन ने तुरंत ही जवाब दे दिया। जवाब था कि परिक्रमा का आकार एलिप्स यानी अंडे जैसा होगा। दरअसल न्यूटन इस समस्या को अपने आप पहले ही सोचकर हल कर चुके थे और इतना ही नहीं, वो तो इस मामले पे की गई जांच पड़ताल वाले कागजात गुमा भी चुके थे। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने कुछ समय बाद काम फिर से करके हैली और रॉयल सोसाइटी को भेज दिया। कुछ ही साल बाद 1687 में उनकी मशहूर किताब प्रिंकिपिया छपी। इसमें गति के सिद्धांतों के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की भी स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई थी। ये ऐसी खोज थी जिसने दुनिया को हिला डाला। न्यूटन ने यह साबित कर दिखाया था कि ब्रह्मांड की हर चीज़ के संचलन के पीछे
गुरुत्वाकर्षण का ही हाथ था। पर यहाँ एक बार फिर रॉबर्ट हुक का साया मंडराया और एक बार फिर तमाशा हुआ। रॉबर्ट हुक ने न्यूटन पर नकल का इल्ज़ाम लगाया और न्यूटन की खोज का श्रेय लेना चाहा। दरअसल प्रिंकिपिया के छपने के कई साल पहले जब न्यूटन इस सिद्धांत पर काम कर रहे थे तो उनकी हुक से इस बारे में खतों द्वारा बात हो रही थी। इस आदान प्रदान के कारण हुक को यह गलतफहमी हो गई कि न्यूटन की खोज से जुड़े कई बुनियादी तत्वों के बारे में उन्होंने न्यूटन को जानकारी दी थी। और ये हो भी सकता है कि हुक की बातों से न्यूटन को कोई प्रेरणा मिली हो, लेकिन इल्ज़ाम बेबुनियाद था। न्यूटन इस विषय पर जांच बहुत पहले से कर रहे थे। इससे हुआ कुछ नहीं, बस दोनों के बीच की नफरत और बढ़ गई। एक तीसरी चीज़ जिसके लिए न्यूटन मशहूर हैं और जिस पर उन्होंने इन सालों में काम किया वो था कैलकुलस। कैलकुलस गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे किसी स्थिति में लगातार आने वाले बदलाव को समझा जा सकता है। न्यूटन इस पर करीब 1666 से काम कर रहे थे। उन्होंने प्रिंकिपिया में भी इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हुआ ये था कि आधुनिक कैलकुलस की खोज दो अलग अलग लोगों ने की थी। इनमें से एक थे न्यूटन और दूसरे थे जर्मन वैज्ञानिक और गणितज्ञ गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिट्ज़। हम आज शायद ये दावा कर सकते हैं कि दोनों ने ये खोज स्वतंत्र रूप से की थी, लेकिन शायद उस समय ये बात इतनी साफ नहीं थी। न्यूटन ने कैलकुलस पे काम पहले शुरू किया था, लेकिन लीबनिट्ज़ का काम छपा पहले। दोनों ही खोज का श्रेय लेना चाहते थे। एक बार फिर तमाशा हुआ जो कई सालों तक चला। लीबनिट्ज़ पर नकल करने के इल्ज़ाम लगाए गए। रॉयल सोसाइटी की तरफ से एक रिपोर्ट भी लिखी गई जिसमें लीबनिट्ज़ को बदनाम करने की कोशिश करी गई। बाद में पता चला कि इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से छुपकर न्यूटन ने खुद लिखे थे। इस मामले में न्यूटन का बर्ताव काफ़ी शर्मनाक और बचकाना था, लेकिन लीबनिट्ज़ ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, दोनों महारथियों की सिर्फ बेइज्जती ही हुई। न्यूटन का गुस्सा तो इतना था कि वो लीबनिट्ज़ के मरने के बाद भी उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे। अभी तक न्यूटन का जो पहलू हमने देखा है वो वैसे ही है जैसे हम एक वैज्ञानिक से अपेक्षा करते हैं, तर्कयुक्त, गणनात्मक और स्पष्ट। लेकिन आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि न्यूटन की एल्केमी में भी काफ़ी रुचि थी। एल्केमी को विज्ञान तो नहीं कहा जा सकता और इसकी एक स्पष्ट परिभाषा देना भी थोड़ा मुश्किल है। ये एक पुराने ज़माने की रहस्यमयी रसायन विद्या है जिसमें थोड़ा बहुत जादू टोना और अंधविश्वास मिला हुआ है। लेकिन ये कहना भी ज़रूरी है कि न्यूटन के समय में एल्केमी की अवैज्ञानिकता उतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी कि आज है। अब किसी को ये तो नहीं पता कि न्यूटन एल्केमी से आखिर क्या हासिल करना चाहते थे, लेकिन माना यही जाता है कि न्यूटन के लिए ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने का बस एक और तरीका था। इसके अलावा न्यूटन बहुत ही धार्मिक भी थे। उन्होंने अपना काफ़ी समय धर्मशास्त्र और बाइबल की जांच में भी बिताया। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि न्यूटन की जितनी भी लिखाइयाँ हमारे पास आज हैं उनमें से ज़्यादातर एल्केमी और धर्मशास्त्र से संबंधित हैं, ना कि विज्ञान से। लेकिन यहाँ भी न्यूटन के विचार असामान्य थे और इसीलिए उन्होंने अपनी ज़्यादातर जांच कभी छपने नहीं दी, आलोचना और सज़ा के डर से। खैर, प्रिंसिपिया के छपने से न्यूटन काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। लोग उन्हें जानने मानने लगे थे और इसके चलते वो यूनिवर्सिटी की राजनीति में भी शामिल होने लगे। इस दौरान न्यूटन को लंदन की रोमांचक ज़िंदगी की झलक भी देखने को मिली जो उन्हें काफ़ी पसंद आई। इसके बाद क्या था, वो लंदन में रह पाने के तरीके ढूंढने लगे। यहाँ उनका एक पुराना दोस्त और राजनीतिज्ञ चार्ल्स मॉन्टेग्यू काम आया। मॉन्टेग्यू ने 1696 में उन्हें लंदन में वार्डन ऑफ द मिंट की नौकरी दिलवा दी। किसी भी देश की मिंट वो संस्था होती है जहाँ वहाँ की मुद्रा या सिक्के बनाए जाते हैं। ये नौकरी सिर्फ नाम की थी। न्यूटन से असल में काम करने की कोई खास अपेक्षा नहीं थी। लेकिन नई नौकरी और नई जगह के साथ साथ एक नया न्यूटन दिखाई देने लगा। वो लड़का जो चुपचाप अकेले रहकर जांच पड़ताल करना पसंद किया करता था वो गायब हो गया। उसकी जगह एक ऐसा न्यूटन आया जो अपनी हाल ही में हासिल की गई प्रतिष्ठा और प्रभाव का सुख भोगने के लिए तैयार था। न्यूटन ने अपने नए काम और औपचारिकताओं से भरे जीवन को पूरे जोश और लगन से अपनाया। इस समय जाली मुद्राओं की काफ़ी समस्या थी और न्यूटन ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया।
उन्होंने कई जाली मुद्रा बनाने वालों पर मुकदमे दर्ज करवाए, जांच पड़ताल करी और कई मुजरिमों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। उनकी प्रतिबद्धता और सफलता को देखकर उन्हें 1699 में मास्टर ऑफ द मिंट की पदवी से सम्मानित किया गया और अपनी मृत्यु तक वो इस पदवी पर बने रहे। इसके बाद न्यूटन ने 2 और मुकाम हासिल किए। पहले उन्हें 1703 में रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना गया। ये पद भी उनकी मृत्यु तक उनके पास ही रहा। आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि जब रॉयल सोसाइटी ने लीबनिज के खिलाफ वो रिपोर्ट लिखी थी तब सोसाइटी के प्रेसिडेंट न्यूटन ही थे। इसके बाद 1705 में उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद वो सर आइजैक न्यूटन कहलाने लगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि नाइटहुड उन्हें राजनैतिक मकसद से दिया गया था, ना कि उनके वैज्ञानिक योगदान के कारण। मिंट की नौकरी की कमाई और अपनी खुद की जायदाद मिलाकर अब वो काफ़ी रईस बन चुके थे। वो मशहूर तो पहले ही हो चुके थे और अब उनका इंग्लैंड और यूरोप भर की जानी मानी हस्तियों के साथ उठना बैठना था। जांच पड़ताल और अनुसंधान वाला जीवन वो पीछे छोड़ आए थे। उन्होंने अपने आखिरी के दशक अपनी पदवियों से जुड़े औपचारिक कामों में निकाल दिए। उन्होंने अपनी किताबों के कुछ नए संस्करण भी छपवाए, लेकिन विज्ञान के मामले में उस तरह का क्रांतिकारी उत्पादन नहीं किया जो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में किया था। 1725 के आसपास जब न्यूटन करीब 82 साल के थे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी। वैसे तो उन्हें कई बीमारियां होने लगी थी, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनके फेफड़ों में थी। वो अब ज़्यादातर घर पर ही रहने लगे। फरवरी 1727 में उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया और उन्होंने रॉयल सोसाइटी की एक मीटिंग में जाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाने पर उन्हें घर लौटना पड़ा। आखिरकार 18 मार्च को उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई और 2 दिन बाद 20 मार्च को रात को नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें पूरे सम्मान के साथ वेस्टमिंस्टर एबी नाम के चर्च में दफनाया गया। वेस्टमिंस्टर एबी एक बहुत ही मशहूर और प्रतिष्ठित स्थान है। यहाँ इंग्लैंड के पुराने राजा रानियों के साथ साथ इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों की कब्रें हैं। न्यूटन की जायदाद उनके रिश्तेदारों में बांट दी गई। न्यूटन की कभी शादी नहीं हुई थी और ना ही उनके खुद के कोई बच्चे थे। एक समय पर उनके कुछ अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने उनसे भी झगड़े करके रिश्ते खराब कर लिए थे। न्यूटन सही मायनों में एक असाधारण और अनोखे व्यक्ति थे। आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद विरोधाभासों से भरे भी। एक तरफ दुनिया बदल देने वाली खोजें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी जांच को छपवाने से कतराते थे ताकि बस आलोचना का सामना न करना पड़े। एक तरफ किसी भी वैज्ञानिक परिकल्पना को स्वीकार करने से पहले पक्का सबूत मांगते थे, तो दूसरी तरफ पूरी तरह से धार्मिक थे। अपने बारे में असल में वो क्या सोचते थे ये तो स्पष्ट रूप से कोई नहीं कह सकता, लेकिन अपनी एक मशहूर लिखाई में वो अपनी सफलताओं को बहुत मामूली बताते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया चाहे उन्हें जो भी समझे, अपनी खुद की नज़रों में वो एक बच्चे की तरह है जो समुद्र किनारे खेल रहा है और कभी कभी एक आध पत्थर या सीपी उठा लेता है क्योंकि वो बाकियों से थोड़ा अलग दिखते हैं। लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि सत्य और तथ्यों से भरा सागर उसके सामने है जिस पे उसने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया है। लेकिन सत्य तो यही है कि न्यूटन ने जो काम किया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सच है कि हर चीज़ के बारे में उनकी सोच बिल्कुल सही नहीं थी और कई चीज़ों में काफ़ी संशोधन भी किया जा चुका है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने आधुनिक विज्ञान और पूरी मानव सभ्यता को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। और ये थी सर आइजैक न्यूटन की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई।